जो भी क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क करने के लिए, क्या हम लोग करते हैं? उसे करना ज़रूरी है और घर पर प्रैक्टिस भी करिए। और तो हम यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग को पार्ट 3 में कुछ होमवर्क दिए थे। क्या आप लोग किए हैं होमवर्क? अगर किए हो तो अच्छी बात है, अगर ना किए हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे ही पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या था? अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है? अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो अमीबा में प्राणिसम पोषण पाया जाता है, जो कि मनुष्यों में मतलब और अमीबा भी और मनुष्य भी प्राणिसम ही होते हैं, यानी प्राणिसम पोषण ही होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहले भोजन को अंतर ग्रहण करेंगे और उसके बाद पाचन की क्रिया इनमें होना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन था हम लोगों का, अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन था, अमीबा में जन्म की कौन सी विधि पाई जाती है? अमीबा में जन्म की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जब हम बताए थे अमीबा यानी कि अमीबा में जन्म की, देखिए जब अमीबा हम बता रहे थे तो उसमें तीसरे चैप्टर तीसरे नंबर पर कुछ था। तो क्या था? स्वांगीकरण था। स्वांगीकरण। तो अमीबा में क्या पहले अगर स्वांगीकरण अगर अच्छे से पढ़े हो तो स्वांगीकरण में होता है क्या? अमीबा इसमें इस क्रिया में अमीबा दो भागों में डिवाइड होता है और दो भागों में अगर अमीबा डिवाइड होगा तो क्या क्या डिवाइड होगा? उसका केंद्रक बटेगा और कोशिकीय द्रव्य, यह है कोशिकीय द्रव्य। तो इसका जो अमीबा में दो भागों में डिवाइड होते वक्त दो चीज बढ़ते हैं दो भागों में, पहला केंद्रक, दूसरा कोशिका द्रव्य। तो जब कोशिका द्रव्य यहाँ से स्वांगीकरण में चेंज होता था दो भागों में, यानी कि जब अमीबा में क्या कौन सी विधि होती थी? द्विविखंडन की क्रिया होती थी, यानी कि दो खंडों में बढ़ना, दो खंडों में टूटना, है ना? ये तो पता ही है। यानी अमीबा भी इससे केंद्रक भी इससे डिवाइड हो रहा है, बढ़ रहा है दो भागों में, तो एक और दो और कोशिका द्रव्य। तो यहाँ से जब यहाँ द्विविखंडन हो रहा था, द्विविखंडन की क्रिया हो रही थी, तो अमीबा यहाँ से दो अमीबा, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता था। कैसे? अब देखिए यहाँ से पूरा दो अमीबा पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती थी? तो अमीबा में जनन की विधि में द्विविखंडन की विधि पाई जाती थी, क्योंकि इसी के कारण ही तो अमीबा दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ये तो क्लियर है। तो पता चल गया कि अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो द्विविखंडन विधि। और चौथा क्वेश्चन क्या था? अमीबा किसके जरिए भोजन को अंतर्ग्रहण करता है? तो देखो जब हम अमीबा बताए थे कल तीसरे पार्ट में, तो यहाँ पर कुछ उंगलीनुमा संरचना पाया जाता था, उंगलीनुमा संरचना, उसको ही कूटपाद कहते हैं। यानी कि कूटपाद के जरिए ही भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा अमीबा। तो देखो अमीबा किसके जरिए भोजन को अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद के जरिए। तो ये हमारा कल जो हम दिए थे होमवर्क में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन दिए थे तो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मनुष्यों में पाचन तंत्र। क्या स्टार्ट करेंगे? मनुष्यों में पाचन तंत्र, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्यों में पाचन तंत्र। आज हम लोगों का चौथा वीडियो, ये चौथी वीडियो है जैव प्रक्रम में। और ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इस पूरे बायो में जैव प्रक्रम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको तो अच्छे से थोड़ा लंबे दिन तक चल सकता है, लेकिन जितना भी अगर चलेगा क्लियर होता चलेगा। तो देखो आज हम लोग मानव में
पाचन तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि मानव में जो भोजन को मानव अंतर ग्रहण कर रहा है, तो उसमें पाचन, उस भोजन को पाचन कैसे पचता है, मनुष्य में कैसे पचता है, तो यही सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मनुष्य पाचन किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन को परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। जैसे कि ये हमारा जटिल अणु है, बड़े बड़े अणु है, भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणु हैं। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, जैसे रोटी खा रहे हो आप लोग, रोटी खाते वक्त रोटी तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, अब उसको डायरेक्ट ही उसका पाचन थोड़ी ना डायरेक्ट हो सकता है। तो पहले समझो ये रोटियों के टुकड़े हैं, तो पहले अगर ये बड़े बड़े टुकड़े अगर हम इसे चबाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो परिभाषा कैसे बनेगा? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। पाचन भी आप लोग जान गए। अब देखो क्या आता है दूसरे नंबर पर, मनुष्यों में पाचन तंत्र। मनुष्यों में पाचन तंत्र यानी मानव में पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं। पाचन क्रिया के फलस्वरूप शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं, और यही अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। और तथा आहार नाल को पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आहार नाल, मनुष्यों में आहार नाल सुने तो होंगे ही। आहार नाल क्या होता है? तो मानव में, एक मिनट, मानव में पाचन तंत्र क्या है? तो देखो, पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर का कुछ अंग भाग लेता है, तो और यही अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इसकी क्रिया में आहार नाल पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो आहार नाल की क्रिया में देखो, आहार नली में कौन कौन से विशेष अंग भाग लेते हैं? ऐसा क्या है कि आहार नली में ऐसा कौन कौन सा अंग होता है कि आहार नली पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ऐसा हम तो जानना चाहेंगे ना कि आहार नली में होता क्या है कि पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, अब यहीं से स्टार्ट होता है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। आहार नली में ऐसा क्या होता है कि ये पाचन की क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और तो हम क्या बताए थे? आहार नली में कौन कौन से विशेष अंग भाग लेते हैं जो पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है? आहार नली। तो देखो, आहार नली में सबसे पहला होता है मुख, और दूसरा मुख। इतनी चीज होते हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट क्या होता है? मुख, ग्रसनी, अमाशय, और अमाशय के बाद बड़ी आंत, यहाँ छोटी आंत, इतना भूल गए थे, ये छोटी आंत है। छोटी आंत, और जो ये सारे हैं, ये सब तो भी पढ़ोगे, लेकिन मुख्य क्या होते हैं? मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इतने सारे होते हैं। तो मुख में होता क्या है? मुख में कितने भाग पाए जाते हैं? मुख में 3 भाग पाए जाते हैं। पहला यहाँ पर बता रहे हैं, मुख के 3 भाग पाए जाते हैं। पहला दांत, दूसरा जीभ,
लार। तो मुख में 3 भाग पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार। अब दांत में होता क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कृंतक यहीं पर बता रहे हैं। ये पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, चौथा चर्वणक, तीसरा चर्वणक, चौथा अग्रचर्वणक। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार से होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा चर्वणक, चौथा अग्रचर्वणक। और ये जो दांत होते हैं, दांत का सूत्र क्या होता है? तो दांत का सूत्र होता है ऊपरी जबड़ों में उपस्थित आधे भाग में दांत की संख्या। ऊपरी जबड़ों में, जो ऊपरी जबड़ा होता है यहाँ पर, जैसे ऊपरी जबड़ों में उपस्थित दांत के आधे भाग की संख्या। जैसे दांत कितने होते हैं? 32, और 32 में आधा करो तो 12 हुए। और 12 जो ऊपरी भाग में 16, ऊपरी भाग में 16 और निचले भाग में 16। तो ऊपरी भाग में जो जबड़े में जो उपस्थित ऊपरी भाग में दांत की संख्या वो 16 है। तो दांत का सूत्र क्या होता है? ऊपरी जबड़े में उपस्थित दांत के आधे भाग की संख्या बटे ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे दांत की संख्या बटे निचले जबड़े में उपस्थित दांत के आधे भाग की संख्या गुणे 2 करो। तो और उससे भाग दो, गुणा करो तो आ गए 32 आ गए। तो यही होता है दांत का सूत्र। ऊपरी जबड़े में उपस्थित दांत के आधे भाग की संख्या बटे निचले जबड़े में उपस्थित दांत के आधे भाग की संख्या गुणे 2। यही होता है दांत का सूत्र। और दांत का कार्य क्या होता है? दांत का कार्य होता है भोजन को चबाना। दांत का कार्य होता है भोजन को चबाना। और जो दांत का क्लियर हो गया। और दूसरे नंबर पर आ गया जीभ। जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ पर कुछ अंकुर होते हैं, जीभ पर कुछ छोटे छोटे अंकुर निकले रहते हैं, जो उस अंकुर को क्या कहा जाता है? यानी वो अंकुर स्वाद का कार्य करता है। यानी जीभ पर स्वाद के अंकुर पाए जाते हैं। और वही अंकुर बहुत सारे स्वाद, जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन, ये 4 प्रकार के स्वाद को दर्शाता है। यानी अगर जैसे मीठा खाए तो अपना मतलब बता देता है कि हाँ मीठा खाए। तो जो जीभ पर स्वाद के अंकुर होते हैं उनका कार्य होता है जो भोजन हम ले रहे हैं वो उसका स्वाद बताने का वो कार्य करता है। और देखो जीभ का कार्य क्या होता है? जैसे दांत का कार्य हुआ दांत को चबाना, और जीभ का कार्य हुआ जीभ भोजन को निगलने का भी कार्य करता है, क्योंकि जीभ में लार उपस्थित रहता है। और जब खाएंगे तो जीभ के द्वारा ही भोजन हमारे पेट में जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जीभ पर स्वाद के अंकुर पाए जाते हैं और जीभ भोजन को निगलने का भी कार्य करता है। तो हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया जीभ। अब तीसरे नंबर पर क्या है? लार ग्रंथि से लार का श्रवण होता है। लार जो है यहाँ पर लार था, लार में लार ग्रंथि है और लार ग्रंथि से ही लार का श्रवण होता है। और लार ग्रंथि में एक एंजाइम होता है। लार ग्रंथि में एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे टॉयलिन नामक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन नामक एंजाइम। और ये लार भी क्लियर हो गया। मतलब मुख में लार उपस्थित रहता है। लार ग्रंथि से लार का श्रवण होता है और उसी लार ग्रंथि में ही एंजाइम पाया जाता है। और वह एंजाइम का कार्य होता है
और अब क्या आ रहा है हमारा, देखो जो एंजाइम, लाल में एंजाइम होता है, एंजाइम में उत्प्रेरक होता है, जो एंजाइम में क्रिया हो रही है वो उस क्रिया को बढ़ा देता है, यानी कि एंजाइम में कुछ उत्प्रेरक होते हैं और जो एंजाइम में क्रिया हो रही है वही उत्प्रेरक, जो एंजाइम में उत्प्रेरक है वह उत्प्रेरक एंजाइम में जो क्रिया हो रही है उसको बढ़ा देता है। तो एंजाइम में कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो एंजाइम में क्रिया हो रही है उसको बढ़ा देते हैं। एंजाइम भी क्लियर हो गया कि एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो यही होता है। और अब आया मुख तो क्लियर हो गया, और कर्ण, लार ग्रंथि ये सब तो आगे बढ़ोगे। और यहाँ से ग्रसनी आया। ग्रसनी का कार्य क्या है? ग्रसनी, जो हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ग्रासनाल भी यही कार्य करता है, यानी यहाँ से मुख्य पॉइंट है ग्रसनी जो भोजन हम खा रहे हैं मुख से उसको आमाशय तक पहुंचाता है। और यहाँ से आया वो आमाशय का कार्य क्या होता है? आमाशय में कुछ ग्रंथि पाई जाती है, कुछ ग्रंथि जिसको क्या, उस ग्रंथि का नाम क्या है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में जठर रस पाए जाते हैं। आमाशय में कुछ ग्रंथि होती हैं जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि, और उसी जठर ग्रंथि में जठर रस पाए जाते हैं। और जो जठर रस है ये 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया पेप्सिन, एक मिनट इसको नोट कर लिया करो। क्या आया हमारा तीसरे नंबर पर? आमाशय। आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि में जठर रस होते हैं। और इसी आमाशय जो जठर रस हो रहा, इसमें जो जठर रस है उसके 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? एक पेप्सिन, पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक HCl, और तीसरा क्या हो गया? श्लेष्मा या म्यूकस। अब क्या आया? आमाशय में पहले नंबर पर पेप्सिन होता है। पेप्सिन एंजाइम में, और एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, यानी पेप्सिन जो होता है ये पेप्सिन एंजाइम में होता है, और इस पेप्सिन के अंदर जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरे नंबर पर आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सोचो हाइड्रोक्लोरिक, अगर हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक हमारे हाथ पर पड़ जाए तो इतना ज़्यादा घाव कर देता है। तो सोचो ये तो हमारा आमाशय इतना नाजुक होता है, यहाँ कैसे HCl रह लेता है। और तो ये जो पहले तो इसका कार्य जो HCl है ये भोजन को अम्लीय प्रकृति बना देता है, जो भोजन है उसको अम्लीय प्रकृति देता है। इसीलिए ये आमाशय में HCl होता है, लेकिन अम्लीय प्रकृति दे तो रहा है, लेकिन अगर ये HCl है तो यहाँ कैसे आमाशय में कैसे हमेशा HCl स्थगित रहता है ये समझो। तो जो म्यूकस है, यही म्यूकस ही HCl को यहाँ जो श्लेष्मा है या म्यूकस, इसी की वजह से HCl यहाँ रुक जाता है, और हमारा ये जो आमाशय है ये कभी डैमेज नहीं होता। तो कैसे ये श्लेष्मा कैसे कार्य कर रहा है कि हमारे आमाशय में HCl हमेशा टिका रहता है। तो जो ये म्यूकस आमाशय के ऊपरी भाग में, यानी भीतरी भाग से ऊपरी परत में म्यूकस, ये हमेशा चारों तरफ म्यूकस ऐसे लगा रहता है। म्यूकस रहता है आमाशय के अंदर के भाग के किनारे के भाग पर, और यही म्यूकस HCl से आमाशय को सुरक्षित प्रदान करता है।
यहाँ से अमाशय भी क्लियर हो गया। पेप्सिन एंजाइम में होता है और एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और HCl भोजन जो हम ले रहे हैं उसको अम्लीय प्रकृति देता है। और तीसरे नंबर पर ये जो श्लेष्मा या म्यूकस है, ये इसका कार्य होता है जो हमारे अमाशय में HCl है, हमारे अमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? और अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा, अभी ये अग्नाशय तो बाद में पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद अग्नाशय और जो यकृत है ये बाद में पढ़ोगे। सबसे पहले जहाँ जितना हम समझाए इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है बोर्ड में। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है? तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है? तो पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि देता तो है अम्लीय प्रकृति तो HCl देता है, लेकिन यहाँ एंजाइम की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा कौन सा एंजाइम है? तो जैसा कि आज हम लोगों ने पढ़ा, मानव पाचन तंत्र में आहार नाली में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, तो हम लोगों ने एक मुख पढ़ लिया और मुख के बारे में जान लिया, ग्रसनी में क्या कार्य हो रहा है, उसके बाद अमाशय और ये अग्नाशय वगैरह ये सब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने से तो कुछ होना नहीं है, जितना छोटा रहेगा उतना ही स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, और जो हमने पढ़ाया उसके आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं होमवर्क के, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय प्रकृति में कार्य करता है? ये तो हमने अभी बता ही दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? और थर्ड क्वेश्चन है, श्लेष्मा का कार्य क्या है? श्लेष्मा का क्या कार्य है? और फोर्थ क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? और फिफ्थ क्वेश्चन है, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? तो आप सब लोगों के लिए एक तो क्वेश्चन हम बता ही दिए थे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन है, आप लोग इतना कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई आप। तो जैसा हम डेली एक ना एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए, और हमारे सर आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं तो। बिल्कुल, देखिए आप लोगों को जो फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की जा रही है, मैथ की वीडियो अपलोड की जा रही है, तो हम लोग उसको कोर्स पूरा कराएंगे। इसलिए आप लोग कृपया कॉपी बना लीजिए, लिखते चलिए, ठीक। काफ़ी लोग ऐसे इंतज़ार में होंगे कि शायद 2-4 वीडियो आएगा उसके बाद नहीं आएगा, तो आप इसकी चिंता ना करिए, ठीक। हर एक चैप्टर को पूरा कराएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ठीक। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस इंतजार में रहें कि थोड़ा बहुत वीडियो आएगा, हो गया, तो पूरा आपका कोर्स क्लियर किया जाएगा और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। तो आप नोट्स बना लीजिए, बस इतना ही कहना चाह रहे थे आपसे। और जो पढ़ाया जा रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अगर किसी तरह की समस्या है, ठीक है। बस इतना ही। मैम और कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस ये लोग जो हम पढ़ा रहे हैं केवल उतना